नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 28 अगस्त 2022 और आज आरआरबी ग्रुप टी की एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में नहीं है। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आने वाले शिफ्ट में आरआरबी ग्रुप टी की एग्जाम देने वाले हैं। जैसा पैटर्न अब तक जो रहा है, जो भी पैटर्न ट्रेंड में रहा है, जहाँ जहाँ से प्रश्न आए हैं उन सभी सेक्टरों से प्रश्नों को लेकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है ताकि आपको आने वाले समय में इस वीडियो का फल मिले और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है देखने को मिले अगर आप एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। एक प्रश्न है यहाँ पे, भारत और चीन के बीच स्थित सीमा रेखा का नाम क्या है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, मैं एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ जिस दिन एग्जाम नहीं होती उस दिन मैं आपको एक्स्ट्रा वीडियो 2 या 3 देता हूँ। उससे जो है आने वाले एग्जाम में आपको फ़ायदा देखने को मिलता है और दिखे भी। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से भी आगे फ़ायदा दिखेगा, एग्जाम के अंदर प्रश्न आएगी। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। वहीं एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच क्या स्थित है, तो पाक जल डमरू मध्य स्थित है। पाक जल डमरू मध्य जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। एडम ब्रिज भी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। भारत और चीन हो ही गया। भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाता है रेड क्लिफ रेखा। इसका पूछा जाता है कि किसके नाम पे मतलब रखा गया, तो सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे रेड क्लिफ रेखा को जो है खींचा गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है ये डूरंड रेखा है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो है 38वीं समांतर रेखा। कनाडा और अमेरिका के बीच जो है 49वीं समांतर रेखा। तो अगर लाइन से पूछा जाता है क्वेश्चन, सीमाओं को टच करने वाली लाइन से, सीमा रेखा से, तो यहाँ से बाहर नहीं आएगी। आई होप तो आप इतना जरूर देख लीजिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है और एडम ब्रिज है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान डूरंड रेखा है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया 38 है। अमेरिका और कनाडा 49वीं समांतर रेखा है। चलते हैं आगे। हाँ एक चीज़ और, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है 24वीं समांतर रेखा भी है। अगर ऑप्शन में ये रहे तो ये भी है, लेकिन इसे पाकिस्तान नहीं मानता है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, फ्लैशिंग मेडोज स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। फ्लैशिंग मेडोज स्टेडियम किससे संबंधित है, टेनिस खेल से संबंधित है। टेनिस खेल को आप जानते ही होंगे, काफ़ी पॉपुलर है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने कुछ तथ्य यहाँ पे रखा है। यह शरीर में ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करता है। सबसे पहला काम है इसका, शरीर में विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है। हीमोग्लोबिन में इसी के कारण जो है खून की रंग लाल होती है। और हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होती है, तो लोहा उपस्थित होती है। और इसके कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया बीमारी होती है। और हीमोग्लोबिन को काउंट करने वाला मीटर कौन है, हीमोसाइटोमीटर। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। हीमोग्लोबिन हीम नामक रंजक से बना है। चलते हैं आगे। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है। दोस्तों स्टॉक फार्मिंग जो है, मैं इसका कलर बदल देता हूँ। स्टॉक फार्मिंग जो है ये आपका पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। पशुओं के प्रजनन करने वाले जो फॉर्म होते हैं उससे संबंधित है स्टॉक फार्मिंग। इसी स्टाइल में आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है मिश्रित कृषि के बारे में, कि मिश्रित कृषि क्या होती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक खेत में एक साथ में 2 फसल उगा लिए तो उससे बोलते हैं मिश्रित कृषि, ऐसा कतई नहीं है। और यही जो है सिंपल लॉजिक लगा के हम आंसर को गलती करके आते हैं। मिश्रित कृषि का मतलब है कि है पशुपालन के साथ साथ खेती करना, इसे ही मिश्रित कृषि कहते हैं। पशुपालन भी करना और खेती भी करना, ये दोनों काम साथ में हो तो इसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। ठीक है। वैसे एक खेत में एक से अधिक फसल को एक बार में बोया जाता है। जैसे सरसों में आप गेहूं में सरसों बो देते हैं, तीसी बो देते हैं। मैं जो है किसान के घर से हूँ तो जानते हैं ये बात, लेकिन ये जो है मिश्रित कृषि में नहीं आएगा। मिश्रित कृषि का मतलब है खेती के साथ साथ पशुओं का जो है पालन। यहाँ पे रख लेता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे द्रव्यमान है, आयतन है, विद्युत धारा है, संवेग है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संवेग सदिश राशि हो जाएगा। बाद बाकी विद्युत धारा, आयतन, द्रव्यमान ये तीनों ही अदिश राशि हैं। दोस्तों बता दें यहाँ से जो प्रश्न आपको इस फॉर्म में, तो एक तो इस फॉर्म में पूछ जाते हैं कि कौन सा सदिश राशि है, कौन सा अधिक राशि है। बाद बाकी ये जो आप चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे जो मैं ग्राफ रखा हूँ, इससे काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को इस बार भी मिले और हमेशा मिलते रहेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। यहाँ पे एक से दूसरे चीज में कन्वर्ट करके पूछा, जैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। अगर इसी चीज को मीटर में बदल दो तो 10 के पावर 12 मीटर हो जाएगा। तो सिंपल इतना है, अगर किलोमीटर में बदल देंगे तो इतना हो जाएगा, 3 जीरो घट जाएगा। ये सब कुछ बताने वाली बात नहीं है। 1 वाट, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। प्रकाश वर्ष किसका हो गया, दूरी का।
और 746 वाट किसके बराबर होते हैं? एक अश्व शक्ति के। इसीलिए मैंने रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे यहाँ से। 1 वाट बराबर कितना होता है? 10 के पावर 7 अर्ग होता है, अर्ग बाई सेकेंड। 1 बार बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 न्यूटन। बार बार किसका? वायुमंडलीय दाब का मात्रक भी है बार, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। एक BTHU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट का मान कितना होता है? 252 कैलोरी, है ना। 252 कैलोरी, कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.81 जूल, पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन। तो यहाँ इतने राम कहानी याद करने की जरूरत नहीं, मैंने इसलिए रखा है कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक होती है? खगोलीय दूरी का, ये याद रखना है प्रकाश वर्ष का। उसके बाद लाइट ईयर का जरूर याद रखना है, ये अपना पारसेक का, क्योंकि ये सबसे बड़ी जो है मात्रक है दूरी मापने का। 3.26 टाइम होता है प्रकाश वर्ष का। प्रकाश वर्ष खुद इतना बड़ा है, उसके भी 3.26 गुना। तो ये वाट किसका मात्रक है? शक्ति का, ये याद रखना है। अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, ये भी याद रखना है। उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। एक न्यूटन बराबर 10 के 5 डाइन होता है, ये भी याद रखना है। तो इतनी बात याद रखना है इस चार्ट से। बाद बाकी इस क्वेश्चन के लिए आंसर संवेग हो गया। अब मैं सदिश सदिश राशि पे आता हूँ। किसी पिंड में दिशा और परिमाण दोनों विद्यमान हो तो उसे सदिश राशि कहते हैं। किसी पिंड में खाली दिशा हो, खाली द्रव्यमान हो लेकिन दिशा नहीं हो तो उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे सदिश राशि संवेग है। अदिश राशि के कुछ उदाहरण है, सदिश राशि के भी उदाहरण है। वेग है, संवेग है, कोणीय वेग है, चुंबकीय वेग है, ये सब क्या है? सदिश राशि है। अदिश राशि है, दूरी है, चाल है, समय है, आयतन है, समय, कार्य, घनत्व इत्यादि जो है ये सब अदिश राशि है। चलते हैं थोड़ा फास्ट, नहीं तो वीडियो काफी बड़ी हो जाती है। एक प्रश्न है यहाँ पे कि कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका मतलब होता है कोबोल। एक होता है फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन भी है कंप्यूटर से संबंधित, वो भी आपको देखना है। कोबोल का जो होता है यहाँ पे मैंने बताया फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है फोटोन का, ये भी ध्यान रखें। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं पे आप 1 दिसंबर भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को, और 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाते हैं, 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, 4 दिसंबर को भारतीय नेवी दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आगे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज का यूज होता है? काफी स्टैटिक्स फॉर्म में अच्छे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। साथ ही साथ सुपर कंप्यूटर के पिता मैंने थंबनेल पे लिख रखा है। सुपर कंप्यूटर का पिता जो है ये सैमुअल क्रे है। कौन है? सैमुअल क्रे को सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है विश्व स्तर पर। अगर भारत स्तर पर पूछा जाए तो विजय भटकर साहब है। विजय भटकर, इन्हीं को ऑफर किए थे नासा ने। विजय भटकर को जो है कहा जाता है भारत स्तर पर सुपर कंप्यूटर का पिता। सुपर कंप्यूटर को देख रेख कौन करता है? सीडैक संस्था करता है, जो पुणे में स्थित है भारतीय स्तर पे। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 जो है ये भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब जो कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है स्टैटिक्स फॉर्म में, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में किस चीज का यूज हुआ? तो निर्वात ट्यूब का। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का। आप ट्रांजिस्टर के आविष्कारक में पूछ जाते हैं शॉकले बार्डिन। शॉकले बार्डिन जो है ये ट्रांजिस्टर के आपका जो है आविष्कारक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज का प्रयोग होता है? आईसी चिप का। आप चिप का भी आविष्कारक पूछा जाता है तो जैक किल्बी। जैक किल्बी जो है ये ऐसी चिप के आविष्कारक है। चिप किस चीज के बने होते हैं? सिलिकॉन के। सिलिकॉन के बने थे। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। और सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलोर में स्थित है। तो आपको इत्मीनान के साथ मेरी बातों को सुनना है, आपको जो है काफी फायदा पहुंचाएगा आई होप। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है माइक्रो प्रोसेसर का जो है प्रयोग किया गया था। और 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर अभी वर्तमान में चल रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि आप मोबाइल व्हाट्सएप पे किसी को आप मैसेज कीजिए तो आप जो है क्या आगे लिखेंगे उनको पता चल जाता है, क्योंकि अगर एक बार आप ऐसे कर चुके हैं तो अपने आप वो सजेस्ट करने लगता है। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देसी स्टाइल में समझने का तरीका। प्रधानमंत्री जनधन योजना किसने कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना जो 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था, इस उद्देश्य से कि हर आदमी के पास एक बैंक खाता हो। बाद में इसमें कई वादे किए गए लेकिन पूरा नहीं हुआ, आप भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस योजना का लक्ष्य देश भर में सभी परिवारों का बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना था। पूना समझौता किन किन के मध्य हुआ था? तो पूना समझौता जो है भीमराव अंबेडकर साहब और अपना महात्मा गांधी साहब के बीच में हुए थे। कब होता है ये होता है आपका 5 मार्च 1932 को होता है पूना समझौता। 5 मार्च को नहीं होता है, ये 1932 में ही होता है, लेकिन 5 मार्च में नहीं होता है। 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। पूना समझौता का एग्जैक्ट तिथि जो है पता नहीं है मुझे, देखिएगा आप। पूना समझौता 1932 में होता है और एग्जैक्ट तिथि जो है आपसे पूछेगा भी नहीं। कलपक्कम पावर स्टेशन का नाम क्या है? तो कलपक्कम में जो पावर स्टेशन है ना उसका नाम है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। ये तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में और कौन सा है? कुडनकुलम। कुडनकुलम
कुडनकुलम ये भी तमिलनाडु में स्थित है, और ये तमिलनाडु में स्थित होने के साथ साथ भारत के सबसे दक्षिणी पावर स्टेशन है। आपको ये बात भी ध्यान रखना, और सबसे न्यू भी है, ये भी बात है, सबसे न्यू भी है, 2002 में खोला गया था इसको। एक प्रश्न है यहाँ पे कि मसल्स में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कौन सा निर्माण होता है, तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। लैक्टिक एसिड दूध में भी पाया जाता है लैक्टिक एसिड, तो मसल्स में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। साथ ही साथ इस फॉर्म में एक प्रश्न और आता है कि जब आदमी का जो ज्वाइंट होता है, जोड़ होता है, उस पर अधिक काम करने से जो एक अम्ल जमा होता है, जो बाद में जो कारण बनता है किस चीज का, गठिया का, तो यही लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है तो गठिया का कारण बनता है। गठिया में तेज दर्द होती है, खास करके ज्वाइंट पे। एक प्रश्न है, पीतल और किसका मिश्रण, पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है, पीतल। एक ही प्रकार के जो डाटा होते हैं कंप्यूटर के डाटा के समूह को क्या कहा जाता है, उससे एरे कहा जाता है। कंप्यूटरी क्षेत्र से ये प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, और एनटीपीसी के मेंस में आया हुआ ये प्रश्न है, इसलिए मैंने इसे रख लिया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है या राज्यपाल को, तो राष्ट्रपति को सौंपेगा, क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्य केंद्र स्तर के जो है अधिकारी होते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्य अवधि जो है 6 साल या 65 वर्ष तक की अवधि की जो भी हो, तो इस प्रकार के हैं। वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये देश के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूछा जा सकता है, तो बी नरहरि राव जो है भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। जैसे कल पूछा गया था योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, उसी प्रकार से। सबसे अधिक सबसे अधिक बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होता है, सबसे अधिक बार एशियाई खेलों का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में होता है। आज मैंने ये भी बताया था कि सबसे अधिक बार ओलंपिक कहाँ हुआ, तो अमेरिका में हुआ था। तो ये सब भी आपको ध्यान देना है। टीसीएस वाले प्रश्न सेट कर रहे हैं, आपसे कुछ भी पूछा जाता है। ये मैं बताया हूँ कि ओलंपिक में भारत अब तक 10 गोल्ड जीते हैं, 8 गोल्ड हॉकी में और 2 गोल्ड एक अभिनव बिंद्रा के द्वारा और एक नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो ये 10 गोल्ड का आपके पास ब्यौरा है, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। विगत एशियाई खेल 2018 में जाकार्ता में संपन्न हुआ था, और एशियाई खेल जो है 2018 वाला कहाँ हुआ था, जाकार्ता में, और 2022 में कहाँ हुआ था, चीन में। ठीक है, प्रस्तावित था चीन में और हो भी गया। और 2022 का जो ये हुआ आपका कॉमनवेल्थ गेम, ये कहाँ हुआ, बर्मिंघम में। कहाँ हुआ है, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ है। यहाँ पे भारत ने बहुत जो अच्छा प्रदर्शन किया है, यहाँ पे 63 पदक जीत के लाए, 61 पदक जीत के लाए, माफ कीजिएगा। एक प्रश्न यहाँ पे, भूकंपीय तरंगे पहले पता चलता है तो अभी केंद्र में पता चलता है, ये मैंने रख लिया है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधाराएं किस महासागर की है, तो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। अब इसके बारे में पूछा जाता है गल्फ स्ट्रीम कैसा है, तो ये हॉट है, गर्म है, और लेब्राडोर कैसे है, तो कूल है, ठंडा वाला जलधारा है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा जो है इसी महासागर यानी अटलांटिक महासागर में ही एक ऐसी जगह है, ग्रैंड बैंक और डागर बैंक, जहाँ प्लैंकटन नामक घास पाया जाता है, जहाँ पर मछली पालन का एक अच्छा जो है जगह बन जाता है। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अंगूर का उत्पादन कहलाता है बीटी कल्चर। पीसी कल्चर जो है ये मछली पालन को कहते हैं पीसी कल्चर। बोर्नियो द्वीप कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है बोर्नियो द्वीप। जावा और सुमात्रा के नाम आपने जरूर सुना होगा, यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। तो ये जो है ये आपका हिंद महासागर में स्थित है, जावा और सुमात्रा, और ये जो है इंडोनेशिया के अधीन आते हैं, इंडोनेशिया के पास है। मालदीव स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है मालदीव, और ये एशिया का सबसे छोटा जो है कंट्री है क्षेत्रफल के हिसाब से मालदीव, इसकी राजधानी माले है। चलते हैं आगे। विश्व की सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में जो है बहुत सारे द्वीपों का समूह है, आर्किपेलागो है। विश्व की सबसे बड़ी द्वीप है तो ये है ग्रीनलैंड। आई होप आपने द्वीप सबसे बड़ा कौन है, द्वीप का समूह क्या है, ये तो अच्छे से स्पष्ट आपको पता ही होगा कि एक द्वीप के बारे में बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा है। द्वीपों का समूह मतलब कई द्वीप होंगे वहां पे, जो इंडोनेशिया कहा जाता है। नीचे दिए गए किट से मिलान करने का सही है, बता रहे हैं कि कौन सा सही है, आपको सही देखना है। खाद्य उत्पादन हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति, ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इस फॉर्म में मैंने इसलिए रखा क्योंकि बहुत सारी चीज बताना है यहाँ पे। आपने 3 क्रांति यहाँ देखा, खाद्य क्रांति जो है हरित क्रांति को खाद्य से संबंधित थे, श्वेत क्रांति जो है वर्गीज कुरियन के पिता है, दूध से है, भूरी क्रांति उर्वरक से है। इसी प्रकार यहाँ पे इसके जो है ये लिखा है थोड़ा सा जस्ट कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो थे ये इसको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है वर्ल्ड स्तर पे कहा जाता है। लेकिन भारत स्तर पे जो है ये भारतीय किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन, ये IACR का ये भी रह चुके हैं। तो इनको जो है भारत स्तर पर हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। जैसे भारत स्तर पर सुपर कंप्यूटर के पिता विजय भटकर को कहा जाता है, विश्व स्तर पर सैमुअल क्रे को कहा जाता है। उसी प्रकार विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, भारत स्तर पर जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है।
हरित क्रांति सबसे अधिक किस फसल पर प्रभाव डाला? तो गेहूं पर प्रभाव डाला। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, श्वेत क्रांति के जनक है। नीली क्रांति किस चीज से संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अभी अभी एसएससी के फेज 10 में एक प्रश्न पूछा था कि बैगनी क्रांति, तो बैगनी क्रांति जो है लेवेंडर की खेती से संबंधित है। लेवेंडर एक प्रकार का जो है पुष्प होता है जिसका उपयोग जो है इत्र बनाने, तेल वगैरह बनाने में किया जाता है। खास करके पहाड़ी इलाके में इस प्रकार की खेती की जाती है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल होती है, उत्तर प्रदेश की होती है। अब जितने भी महिला है प्रथम सबके बारे में एक बार देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये भी उत्तर प्रदेश की बनी थी, सुचेता कृपालनी। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान गुलाम वंश की थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल 2007 से 2012 तक रहे थे। उसके बाद जो है प्रणब दा आए थे, उसके बाद रामनाथ कोविंद साहब, और उसके बाद जो है अभी द्रौपदी मुर्मू साहिबा आए हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है। कुमार नाम पे मत जाइएगा, मीरा कुमार है, जगजीवन राम के जो है रिलेटिव है। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी। और हाई कोर्ट के कौन हो जाएगा आपका? सुप्रीम कोर्ट के फातिमा बीबी, और हाई कोर्ट का लीला सेठ हो जाएगा। जो चलते हैं आगे। प्रमुख लोक नृत्य लावनी किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से है। लावनी, तमाशा, रंगोली, दही हांडी, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, ये सभी महाराष्ट्र से संबंधित है। अभी अभी जो एक और ट्रेंड में चल रहा है काला घोड़ा महोत्सव, ये भी आपका जो है महाराष्ट्र से है, काला घोड़ा महोत्सव। खास करके यहाँ पे जितने भी धरोहर है इनका नाम मैंने पहले वाले वीडियो में बता ही चुका हूँ कि महाराष्ट्र में कौन कौन सा धरोहर है, आपको याद रखना है क्योंकि जंजीरा का किला पूछ दिया गया था। ब्यू तथा खेल गोपाल नृत्य जो है ये असम से है, साथ ही साथ सतरिया नृत्य भी असम से है। कामाख्या मंदिर असम में है। अम्बुबाची मेला भी असम में लगता है। असम के मुख्यमंत्री जो है ये आपको याद रखना है हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा बीएआई के अध्यक्ष भी है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इनका राज्यपाल जो है असम का ये है आपका जगदीश मुखी। और असम जो है 7 सिस्टर के भाग है, आपको याद रखना है। सिक्किम नहीं है, 7 सिस्टर के भाग में असम है। उधर के बाद बाकी सभी राज्य को रख देना है, सिक्किम को नहीं रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि 7 सिस्टर में कौन नहीं आता है या फिर आता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछे जा सकते हैं। घूमर राजस्थान का नृत्य है, घुमरा जो उड़ीसा का नृत्य है। चलते हैं आगे। ओडिसी भी है, उसके बाद गोटीपुआ भी है। पादप जगत के भागों में कौन सा एक है? तो ब्रायोफाइटा जो है ये पादप जगत से संबंधित है। एनालीडा पूछा जाता है बार बार। तो एनिलीडा संघ के जो प्राणी होते हैं जैसे केचुआ हो जाएगा, जोंक हो जाएगा, जो भी ट्यूब प्रकार के प्राणी होते हैं ये सभी एनिलीडा है। अर्थोपोडा पूछा जाता है, अर्थोपोडा संघ के कुछ उदाहरण दे देता हूँ। अर्थोपोडा जो है जैसे कीट पतंग जो भी है, केकड़ा हो जाएगा, केकड़ा मान लीजिए, फिर मक्खी भी मान सकते हैं, ये जो भी है, तितली मान सकते हैं, ये सब जो है आपका अर्थोपोडा है। ठीक है। उसी प्रकार से ब्रायोफाइटा जो है यहाँ पे पौधे में आते हैं ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा जो है इस कुल के पौधे सोपोसी होते हैं। अब सोपोसी होने का मतलब है कि सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद ये जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, ये जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसका पुस्तक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। अब चलते हैं आप आगे की। शेयर बाजार की जो बॉडी है उसकी लेन देन की देख रेख कौन करता है? सेबी करता है। सेबी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंग्लिश में होता है। 12 अप्रैल 1982 को स्थापना होती है, मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में माधवी पुरी बुच्च इसका जो है प्रथम महिला अध्यक्ष है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, माधवी पुरी बुच्च जो है सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष बने हैं। ऑक्टोपस में खून का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों ऑक्टोपस में जो है खून का रंग नीला होता है। कहाँ गया नीला? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है, ये है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में खून का रंग जो है नीला होता है। यह एक विशेष प्रकार के प्राणी होते हैं जिसके अंदर जो है, इसका जब पहले जान लेते हैं इसका हिंदी में क्या नाम है। तो श्रिंगमीन भी इसी को कहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्टोपस का शरीर मुख्य 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अतरंग तथा पाद। इसमें श्वसन की क्रिया गिल्स, जिसमें मछली के जैसे जैसे गिल्स होता है ना, उसमें भी गिल्स और टिड्डे द्वारा होता है, जबकि उत्सर्जन किडनी के द्वारा होता है। इसके बाद भी इसके लिए जो है कुछ अलग से है कि इसमें जो है 3 हर्ट होता है, 3 हर्ट होता है इसके ऑक्टोपस में। उसके बाद इसमें जो है 9 दिमाग होता है, जो मस्तिष्क होते हैं ना 9 होते हैं। तो ये एक अजीब प्राणी है, इसीलिए इसको रखा जाता है, क्योंकि पता नहीं किस एग्जाम में छप जाए। साथ ही साथ आपको कॉकरोच का खून का रंग सफेद होता है, ये भी पूछा जाता है। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना है। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये पीडीएफ को आप टेलीग्राम से जरूर प्राप्त कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से रीड करने के लिए। एक बार वीडियो देखिए, एक बार पीडीएफ देख लीजिए, आपका जो है काम हो जाएगा, क्योंकि भाई तुरंत तो याद नहीं होती, लेकिन एक ऐसा रहेगा कि सामने आएगा तो आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं।